सुनना चाहेंगे। आप हमें कुछ बताइए कि किस तरह आप गाइड कर सकेंगे कि क्या लीगल ऑप्शंस हैं किसी भी एज में, और फिर ख़ास तौर पर जब आप मिडिल एज से आगे जाते हैं तो आपके पास उससे पहले ही बल्कि आपको किस तरह सोचना चाहिए और क्या ऑप्शंस होती हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सबसे पहले तो जफर भाई, सीमा और हमारी और पूरे ग्रुप की तरफ से आपको वेलकम, और आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इनको खास तौर से उरूज को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा कि आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असल में जो आजकल जो लीगल सिचुएशंस हैं उसमें जो एज 50s के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो मामला शुरू होते हैं लोगों के साथ, उसमें ज़्यादातर चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और जो आपके जो हमारे राइट्स होते हैं उसके हवाले से। तो पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टी राइट्स के। जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो बाद लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ में शामिल कर लेते हैं। तो दो तरीके होते हैं कि बाज़ लोगों के जैसे फर्स्ट करें 3 बच्चे हैं और उन्होंने एक बच्चे को जो है वो प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया, तो 2 बच्चे जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो वो तो ओनरशिप पे चला जाएगा उस बच्चे को, लेकिन जो 2 बच्चे हैं वो शायद जो है उसको प्रॉपर्टी को ले ना सकें अगर वो बच्चा ना देना चाहे राइट। तो ऐसी सूरत हाल में जो मामलात होते हैं तो हम ये कहते हैं लोगों को कि आप प्रॉपर्टीज़ में बच्चों को शामिल ना करें। अगर शामिल करें तो सबको करें। लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे माइनर होते हैं, वो शामिल नहीं हो सकते, तो उसकी सूरत हाल ये है कि फिर आपकी आपकी जो होती है लाइक विल, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अपनी जो भी लोग हजरात जितने भी लोग हैं, अगर वो साहिब जायदाद हैं और प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो उनको अपनी विल ज़रूर बनवानी चाहिए। अगर विल नहीं बनवाएंगे तो 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये होती है कि बच्चों में लड़ाई हो सकती है, दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर विल नहीं है तो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने के लिए, यानी कि उसके जो मामलात हैं उनको वकील हायर करना पड़ेगा, कोर्ट में जाएंगे, उस पर पैसे लगेंगे, और जब कोई अगर खुदा ना खास्ता उसको चैलेंज कर दिया विल को तो उस पर फिर वो लिटिगेशन में चला जाएगा। तो उसके लिए बेहतर यह है कि विल ज़रूर तैयार करें अपनी, और विल के अंदर जो है वो तमाम मामलात अपनी विशेष जो हैं वो लिखें। एक अहम बात आपको बता दूं विल के मुतालिक, यहाँ फैमिली ओंटारियो लॉज जो हैं उसमें एक लॉ ये है कि अगर फर्ज करें, मेरे पास एक केस था, मैं उसका एक हवाला देता हूँ, मैं नाम नहीं बताता पार्टी का। एक साहब ने मेरे पास आए कि वो मेरी वाइफ जो है इंतकाल कर गई हैं और उसमें विल के अंदर जो 15-20 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बच्चों के नाम कर गई हैं, मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। अब बच्चे जो हैं सब जवान हैं और बच्चे बाप को कुछ देना नहीं चाहते। अब बताइए क्या करें। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मैंने उनको बताया कि भाई आपके पास राइट है, आप इंतकाल के 6 महीने के अंदर अंदर आप उस प्रॉपर्टी का आधा क्लेम कर सकते हैं, भले आपकी बीवी ने आपको कुछ भी ना दिया। ये है लॉ यहाँ का, फैमिली लॉ, ओंटारियो लॉ, उस पर आप आधा क्लेम कर सकते हैं एज ए स्पाउस। तो ये एक केस था मेरे पास जो मैंने कोर्ट में लड़ा। पहले बच्चे देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर जब मैं कोर्ट से आधा ले लिया तो फिर बच्चे भी राजी हो गए, और फिर बच्चों ने कहा, तो बाप इतना शफीक था बेचारा कि उसने कहा कि यार मुझे आधा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक, मेरे लिए एक छोटा सा कॉन्डो दे दो, बाकी सब आप ले लो। तो वो केस यहाँ पे मैंने चलाया कोर्ट के अंदर, लिटिगेशन हुई बाकायदा। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मामले ख़राब, लाइट जरा से ऑन कर लो, तो इस तरह के मामला आ जाते हैं। तो उसमें बेहतर यह है कि विल जो है ज़रूर बनाई जाए और उसमें स्पाउस का भी डाला जाए कि मेरे अगर 2 स्पाउस हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है,
कि जनाब मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से तकसीम होगी, मेरी बीवी का क्या हिस्सा है, मेरे बच्चे का क्या हिस्सा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वरना फिर वो कोर्ट के अंदर जाया जाता है विल ना होने की सूरत में, उसमें बहुत अखराजात होते हैं और वकला हजरात जो हैं वो काफ़ी चार्ज करते हैं इस पे पैसे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, अगर वकील कम से कम भी चार्ज करता है तो $250 पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है, तो लोग $700 भी चार्ज करते हैं जो सीनियर वकील हैं। तो इसमें वो फिर वो पैसे आप 15-10-15 हज़ार डॉलर उस पर खर्च करने से अच्छा नहीं है आप $300-400 की बिल बन जाती है, वो बनवा लें। तो बिल्कुल ये सही। बहुत ज़रूरी है। एक तो टिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के हवाले से। दूसरा, आपके राइट्स जो हैं उसमें जैसे मामलात होते हैं बच्चों के और फैमिली के, और जैसे अभी मेरे पास एक मैटर था कि जी हमने जनाब शादी करी है, हमारी बहू ने आते के साथ ही जो है क्लेम कर लिया जी आधा, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए थे और वो तो लड़के चली गई और जनाब उसने क्लेम कर लिया प्रॉपर्टी को, और हम क्या करें। तो बाद लोगों को पता नहीं है शायद मामलात का। तो ये जो होता है हिसाब किताब, इसमें पहले से इसको अगर आप, वो कहते हैं ना, वो सैलाब आने से पहले पुल बांध लिया जाए तो वो बेहतर है। तो अगर तो वो प्रॉपर्टी में बच्चा शामिल है और उसकी शादी हो गई है, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी में शादी से पहले उस प्रॉपर्टी को बच्चे को एज ए ट्रस्टी बना दिया जाए तो उसकी वाइफ क्लेम नहीं कर सकती। ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अगर सिर्फ लड़के की है और लड़का अगर वो उसके साथ रहता है, तो क्योंकि शादी होने के फौरन बाद जो है प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिमोनियल बन जाती है, और मैट्रिमोनियल में जो लड़की होती है या लड़का होता है उनके आधे आधे राइट्स हैं यहाँ पे कनाडा में। राइट। तो ये सिचुएशंस आती हैं जो जो बाद लोग बेचारे परेशान होते हैं, और बहुत सीधे होते हैं बेचारे बहुत सारे लोग। और वैसे तो लड़कियां भी जो आती हैं शादी होकर बहुत सीधी होती हैं, लेकिन फिर वो ऐसे मामलात क्रिएट हो जाते हैं कि उनको भी सिखाया पढ़ाया जाता है, इधर से भी सिखाया पढ़ाया जाता है, तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। फिर वो उस औरत का राइट भी नहीं छीनना चाहिए, वो छोड़ के आई है सब कुछ, तो वो बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन किसी के साथ ज्यादती ना हो उसके लिए पहले से वो कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाद लोग हैं इस उम्र में 50 में 45 में डिवोर्स होने के बाद शादियां करते हैं। अब जैसे एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे एक लड़की पसंद है और मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है कनाडा में, तो उसकी वैल्यू $1 मिलियन है, लेकिन मैं शादी करने जा रहा हूँ उस लड़की से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चों के नाम होनी चाहिए, वो जो औरत आ रही है उसके नाम नहीं होनी चाहिए। या वो जो औरत है, फर्ज करें उल्टा कर लें इसको, क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, औरत ही लेकर आई थी। वो कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा शौहर मर गया था, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, मेरे बच्चे जवान हैं और ये प्रॉपर्टी बेसिकली मेरे बच्चों को जाएगी। तो मैं शादी कर रही हूँ, एक आदमी है वो दुबई में रहता है, मैं उसको लाना चाहती हूँ, तो क्या करूँ मैं। तो उसके लिए फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहती हैं तो उस सिलसिले में आपको प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो बना लेते हैं और उसमें आप बता देते हैं कि जी ये सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो ये सेफ गार्ड्स हैं जो मेरे ख्याल से लोग बाग शर्माते हैं, लोग बाग डर भी जाते हैं, और लोग बाग उसको या शुरू में केयर नहीं करते, वक्को भी नहीं होती ना कि ये ऐसा हो तवक्को नहीं जाए। होती। लेकिन कुछ पता नहीं है मैरिज ब्रेक डाउन कब हो जाए कब, क्योंकि कनाडा में तो बड़ी हिस्ट्री ख़राब है यहाँ की कि जी जी। तो यहाँ ज़्यादा, असल में बहुत ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पे जो हमने नोट किया है, अच्छा। बहुत ज़्यादा केसेस हैं डिवोर्स अच्छा। के। तो इस वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ती है, वरना राइट। दुनिया में भी हैं लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और यहाँ बहुत जल्दी जो है ना आदमी जो है डिवोर्स पे चला जाता है। हालांकि यहाँ पे लॉ है, ओंटारियो फैमिली लॉ में ये है कि अगर आप 1 साल की सेपरेशन करें तो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में। राइट। राइट। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे
किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो तो कर लीजिए। अच्छा, एक और भी पहलू है जो मैं चाहती हूँ कि सवाल उठाया जाए, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस है रेडियो के हवाले से भी। लोग बहुत किस्म के बेचारों के मामलात होते हैं सीनियर्स के साथ। हम सब अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं जी और आपको अपने बच्चों से ज़्यादा तो अजीज कोई नहीं होता, और हम लोग जज्बाती भी उसमें हो जाते हैं और हम बच्चों के नाम पे जायदाद कर देते हैं कि हमारा क्या, हम उनके साथ कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे साथ है, हमारी जायदाद है ये उनकी, और ऐसा ही रिश्ता होता है एक्चुअली। जी मगर ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि माँ बाप जरा से और एज में गए और जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी उस जायदाद को बेच दिया और माँ बाप दर बदर भी हुए। जी तो सारा कमाया हुआ और सारा, और वो इससे जाहिर है कि अब बच्चा भी, एक तो आपने बच्चे से दिल बददिल होगा कि कितनी दुख की बात है कि आप उससे अलग हो गए, और दूसरा ये कि आपके पास रहने को जगह नहीं और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है आपकी। तो इस पे भी कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुई है? इस मामले पे जरा सी बात कीजिए। हाँ, जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि मेरे पास जो केस था मैंने उसको हवाला आपको दिया है। तो उसके लिए आपको अपने आप को, जैसे सलाह आने से पहले पुल बांधना पड़ता है, इस तरह से अपने आप को सेव करने के लिए आपको पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको मजबूरी है बच्चे के साथ प्रॉपर्टी लेना तो फिर ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसमें बच्चे से एक ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन करवा लीजिए कि जी आप मेरे इस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हैं सिर्फ, और आपका इस प्रॉपर्टी से मालिक नहीं है, मालिक मैं ही हूँ, बेनिफिशरी मैं ही हूँ, लेकिन आप सिर्फ ट्रस्टी हैं। एक हल ये है। दूसरा हल ये है कि जी आप उसमें जो, अगर आप उनके साथ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और वो मॉर्गेज भी पे कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वो रोल है वो ये है, तो आप उनके साथ फिर शेयरिंग करिए, जिसको कहते हैं टेनेंट इन कॉमन। एक होती है जॉइंट टेनेंसी। जॉइंट टेनेंसी का मतलब होता है सर्वाइवरशिप। तो सर्वाइवरशिप में तो प्रॉपर्टी जो है अगर कोई मर जाता है तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन जो टेनेंट इन कॉमन है उसमें शेयर होता है कि भाई मेरे बच्चे ने इसमें $50,000 लगाया है और मैंने $2 लाख लगाया है, तो आप उसको कहिए कि मेरा 75% है, आपका 25% है। तो फिर वो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं इसमें। कुछ सवाल है, मेरा ख्याल है एंड में करेंगे। आप अभी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन दरम्यान में कुछ सवाल आ रहे हैं। जी जी, I would like to get clear a couple of the questions. जी जी, So when you're ready, let me know. या कीजिए आप। आवाज आई मेरी? जी आ गई, आ रही सबको आ रही शायद भाई सवाल कीजिए आप बेशक। हेलो जी जी जी, पूछिए। आवाज गायब हो गई बिल्कुल। अच्छा, आपकी आ रही। शायद भाई हमें आपकी आवाज आ रही है, अगर आप चाहें तो आप सवाल कीजिए। मेरा ख्याल है उनकी तरफ कोई इशू है, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर जब उनकी आवाज उनको आएगी तो वो भी कर लेंगे, फोन बात कर लेंगे। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, और फिर आपको पता है यहाँ पे कोर्ट में जो लिटिगेशंस हैं उनको, उसमें काफ़ी पैसे आवाज बिल्कुल गायब हो गई। अच्छा, आपकी आवाज़ आ रही है हमें? तो पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है हमारी, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? शायद भाई, मेरा ख्याल है शायद भाई का उनको म्यूट है, म्यूट हुआ। नहीं, म्यूट हो तो उन्हें हमारी आवाज तो जानी चाहिए ना, नहीं जा रही उनको। एक और आवाज नहीं आ रही। कॉल इंटरनेट जिस पे लिखा आता है उसको प्रेस कर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। इनको मैसेज कर दें कोई। सॉरी, क्या कह रहे हैं अलोका जी? आपने कहा है रिंतु जी? किसने कहा है अभी कुछ? मैंने बोला नबीला ने। स्क्रीन टच करें तो कॉल इंटरनेट आएगा, उसको करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तब आपकी आवाज आती है। अच्छा जी जी, शायद भाई अगर आपको आवाज आ रही है तो नबीला ने जो कहा है कि आप आवाज नहीं आ रही ना उनको, तो आप उनको टेक्स्ट कर दीजिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, ओके, मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं कोई बात पूछ सकता हूँ? जी जरूर जरूर, प्लीज। मैं ये एक दो बातें मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा एक तो पूछूं। जिस तरह हमारे यहाँ तो किसी आदमी की डेथ के बाद एक इस्लामी कानून है
कि प्रॉपर्टी उसमें डिवाइड हो जाती है, इसको इतना हिस्सा बच्चों का, बेटे का, बेटी का, वाइफ का। तो यहाँ कोई कानून ऐसा है कि किसी की डेथ के बाद कोई खुद ब खुद इस तरह से डिवाइड हो जाए, या उसके विल ही बनानी पड़ती है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। इनको टेक्स्ट करें पहले, तो आवाज तक इनके पास चली जाए। मैंने तो इनको टेक्स्ट किया है मगर उन्होंने देखा नहीं। नहीं, इस पे भी चैटिंग है, इस पे भी आप कर सकते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने कुछ पूछा? आपकी आ रही है। जी, मैंने कुछ पूछा था, तो वो आवाज आप तक गई है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मैंने सुन लिया क्वेश्चन का, वो भी सुन लें, मैं जवाब आपको देता हूँ इसका। बिल्कुल जी जी जी। देखिए, यहाँ पर तो जो है ना, जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई विल नहीं है आपकी जी, और किसी का इंतकाल हो जाता है, जैसे फर्ज करें एक साहब का इंतकाल हो गया, उनकी कोई विल नहीं है, जी जी, तो ऐसी सूरत हाल में जो मामलात होते हैं उसमें यहाँ का कानून है, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो आधी क्लेम कर सकता है उसका स्पाउस, और आधी जो है वो प्रॉपर्टी वो बच्चों में अगर वो चाहें देना या जो भी वो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, जो भी यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन जो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो बनता है हिसाब किताब, वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता दोनों ही स्पाउस इंतकाल कर जाएं, तो वो प्रॉपर्टी जो है इक्वलाइज यहाँ पे तरीके से डिवाइड हो जाती है बच्चों में। तो यहाँ पे ऐसा कोई शरई कानून नहीं है। पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिक शरई चला जाता है, वहाँ पे सक्सेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कोर्ट से। जी जी, वो इस्लामिक तरीके से होता है सारा। तो बेशक अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैंने कान से लगा लिया है फोन, लेकिन मेरे 1-2 सवाल हैं, अगर इजाजत दें। जी इरशाद जी बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें आ रही हैं यहाँ। एक तो पहली बात तो ये कि अगर एक स्पाउस की अगर डेथ हो जाए जी, तो सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो हैं, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं, लेकिन ये कि हाँ वो इस दूसरे स्पाउस के नाम ट्रांसफर हो जाती हैं। जहां तक मेरी इत्तला है, आप करेक्ट करिएगा, 50% नहीं 100% एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस के पास चली जाती हैं। एक तो चीज ये होती है जो जहां तक मुझे है, स्पाउस का जो 50% का नहीं, 100% स्पाउस से चले जाता है। हाँ, दोनों चले जाएं तो वो एक अलग बात है। दूसरा, एक चीज को जरा सा कंफर्म करिए कि टैक्स प्लानिंग के हवाले से अगर आप प्रॉपर्टी जो होती है, अगर उसको अपने ही नाम रखा हुआ है और दोनों स्पाउस अगर गुजर जाएं और उसके बाद अगर विल के हिसाब से वो इनहेरिट करी जाए, तो उसके ऊपर बड़ा हैवी ड्यूटी टैक्स होता है। टैक्स इस लिहाज से होता है कि वो जब खरीदी थी उस प्राइस के बाद, जब खरीदी वाली प्राइस, वो जब भी खरीदी है 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले, और जो करंट प्राइस है उसके ऊपर फिर वो जो है वो टैक्स होता है। एक तो चीज ये है। तो उसके लिए जहां तक मुझे इल्म है कि अगर आप चाहें तो, जफर भाई इसको कंफर्म करेंगे, अगर चाहें तो आप जो हैं वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ट्रस्ट एग्रीमेंट, कि वो जिसके भी नाम प्रॉपर्टी होने हैं, जिनको भी वो देना है, वो उनको जाएगी, लेकिन कंट्रोल पेरेंट्स का ही रहेगा जब तक वो जिंदा हैं, और जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद वो उनको चली जाएगी। तो एक तो ये चीज हम आमतौर से इससे डील करते हैं, तो ये आती है, बीच में आती है कि उसको अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दी जाए तो उससे टैक्स बहुत सेव हो जाता है। दूसरी बात ये कि बच्चों के हवाले से जो आप कह रहे थे कि उसमें उसको शरीक कर लें, तो एक चीज को जरूर सोचिए कि बच्चों को शरीक करने से पहले जो आपका फर्स्ट टाइम बायर, जिस बच्चे को भी आपने शामिल किया, 1 को, 2 को, 3 को, और अगर उसका एग्रीमेंट आपने नहीं लिखा है, किसी वजह से ट्रस्ट एग्रीमेंट नहीं है, तो वो फिर उनका फर्स्ट टाइम बाइंग जो प्रिविलेजेस होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो एक तो एक ये बात आती है, तो उसका थोड़ा सा और देख लें कि लेने से पहले। दूसरी बात ये है, आखिरी सवाल मेरा ये है, ये बड़े वैल्यूएबल सवाल हैं जो हम आम तौर से डील करते हैं, तब आ जाए कि अगर बाज़ बात बच्चे जो हैं वो मॉर्गेज या कोई भी, अगर वो मॉर्गेज को अप्रूव कराने में उनको दिक्कत हो रही है, तो जो भी मॉर्गेज ले रहा है उसके नाम एक शेयर कर देते हैं, और 99% जो है वो डीड के अंदर आ जाता है, 1% उनका, कि और उसमें आ जाता है कि भाई इसलिए से वो उनका नाम आया है
कि बैंक नीड टू हैव द नेम बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज गारंटी। बस मेरे यही सवाल थे, अब आगे आप बताइए। जी, पहले तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जो आपने क्वेश्चंस किए उसका पहला सवाल तो ये था कि आपका कि जो अगर एक स्पाउस मर जाए तो दूसरा स्पाउस जो है वो उसको सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। वो जो मैंने आपको आधे की बात बताई थी वो ये थी कि उस औरत ने अगर विल की हुई है, अगर विल की हुई है तो उसको आधा नहीं मिलेगा, नंबर एक बात। नहीं, वो तो अलग बात हो गई, विल की बात तो अलग ही हो गई ना। हाँ, अगर विल नहीं है और मर गए तो वो स्पाउस को चला जाता है। जी जी, तो वो स्पाउस को चला जाता है। लेकिन अगर उसने विल की है कि जी मैं तो इन लोगों को देना चाहती हूँ और मैं इसको देना नहीं चाहती, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू ओंटारियो लॉ वो जैसे उसकी विश है वैसे ही होगा। जी बिल्कुल। लेकिन स्पाउस को राइट है कि उसकी विल के खिलाफ जाके वो आधा क्लेम कर सकता है। ये जी मेरा, बिल्कुल, 50%। मैंने ये जी बात बिल्कुल, कही थी, तो ये जी मैं अभी भी बिल्कुल। कह रहा हूँ ये बात। दूसरा सवाल था आपका कि वो जो जो बच्चे हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं और वो ट्रस्ट एग्रीमेंट हो जाता है। तो देखिए, एक चीज़ है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं और किसी वजह से आपको बच्चे को या उसको वो नहीं मिल रहा है, क्या नाम है, मॉर्गेज नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, आप उसको 1% पे रख लेते हैं और आप 99% पे चले जाते हैं। ऐसा कुछ वो जो भी कुछ करते हैं वो सही है, लेकिन वो 1% जो आपने उसको रखा है उसका तो वो मालिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी वो 1% भी उसका ना रहे, तो फिर आप ट्रस्ट एग्रीमेंट बनाते हैं। तो अगर आपने 1% रख दिया है तो वो तो 1% तो उसका है, लेकिन अगर आपने उसको एक भले उसका आधा रख दें, लेकिन या पूरा रख दें उसका, लेकिन आप उसको कहें जी ये इतने इतने परसेंट जो इसका है ये उसका भी ट्रस्टी है, ये मालिक ठीक है। नहीं है, बेनिफिशियरी हम है, तो उसका ट्रस्ट अच्छा, एग्रीमेंट। तो वो 1% जो है वो मालिक के हिसाब से आएगा, लेकिन CRA एक्सेप्ट दैट 99% दैट्स योर पर्सनल रेजिडेंस, यू डोंट हैव टू पे द टैक्स। वो दे डोंट हैव टू पे द टैक्स ऑन 1%। हाँ ठीक है, वो हो सकता है मिल्कियत के अंदर आता होगा अगर वो फाइट करना चाहेंगे भाई 1% बह रहा है इसके जी, अंदर, और रह गई लेकिन बात, CRA एक्सेप्ट दैट एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस अगर हाँ, आपका वो एग्रीमेंट बना हुआ है और जी जी। 99% उसमें हुआ है तो जी। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि टैक्स कैसे पे करते हैं। अच्छा, देखें, आपने वो फार्मूला देखा होगा, प्रॉफिट एंड गेन वाला फार्मूला। तो अगर कोई आदमी या औरत या जो भी है, दोनों मियाँ बीवी मर जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बच्चों को जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि टैक्स के लिए इलेक्शन जो है वो फाइल करते हैं। तो उस वक्त जो है, उस वक्त क्योंकि आप बेच नहीं रहे, वो ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स पे करें। लेकिन जब वो आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो आपके बच्चे अच्छा, जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो फिर CRA आपसे पूरे पैसे मांगेगी और उसमें जी, तो वो बाकायदा तो जो है, उसी वक्त वो कब देंगे वो उसकी बात तो नहीं हो रही ना, वो तो टैक्स की बात हो रही है कि कितना टैक्स देंगे, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वो तो सही है कि वो आप उसको डिफर कर सकते हैं, बल्कि ट्रस्ट रिटर्न बना के आप तो फाइनल जो है एटलीस्ट तीन तक उसको जा सकते हैं, और T3s एंड T5s और जो जिस तरह भी बच सकता है वो एक अलग इशू है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर इनहेरिट करी है, जिसको मैं कंफर्म कर रहा था कि अगर इनहेरिट करी है और वो सिर्फ पेरेंट्स के ही नाम है और वो नहीं है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा जब खरीदी थी उससे माइनस जो करंट प्राइस है। असल द पॉइंट ये था बिल्कुल देना पड़ेगा उनको। जी। तो ये टैक्स पे करना पड़ता है, वो कहलाता है प्रॉफिट का जो होता है 50% उस पर टैक्स आता है। जी जी, गेन जैसे आपने गेन। फर्ज करें जी कि आपने 7 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब 10 लाख की हो गई, जी तो वो जो आपका गेन है 3 लाख रुपए, उसका जो आधा है 50%, उस पर आपको टैक्स देना है। जी, जी ये बिल्कुल। जी, तो ये तो है लॉ। राइट, जो एप्रिसिएशन हुई है इस टाइम में उसके ऊपर देना पड़ेगा, राइट। जी 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 जी। और वो लाइक ट्रांसफर होने के वक्त होगा या वो फिर बेचने पे ही होगा टैक्स? देखें, 2 तरीके होते हैं कि आप अगर CRA को इलेक्शन करते हैं कि जी हमने ये फैमिली में ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, तो वो डेफर हो जाता है टैक्स, उस वक्त आप ना पे करें कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप लेकिन उस खत्म नहीं होता, डेफर होना एक अलग है। वो उनका सवाल ये है जी 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 कि आपको जो देना पड़ता है, जी, तो देना वो पड़ता है, टैक्स तो हाँ, देना पड़ेगा। जी जी, तो देना टैक्स उसको बचाने के क्या तरीके? उसको बचाने का हाँ, कोई तरीका नहीं है। that's वो अगर फर्ज करें कि आपके जो माँ बाप हैं
उस प्रॉपर्टी को अब बच्चे की प्रॉपर्टी बन गई है वो, तो उस पर तो टैक्स वो बचा सकता है, लेकिन जब वो बेचेगा उस प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा उसे टैक्स। नहीं जफर भाई, अगर आप इजाजत दें तो चूंकि हम एक काम इस पे करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो जी बिल्कुल आप टैक्स बचा सकते हैं अगर जिंदगी के अंदर उस प्रॉपर्टी को जो है उनके नाम ट्रांसफर कर दी जाए, जिन जो इनहेरिट करेंगे तो वो उनका जो है पर्सनल रेजिडेंस माना जाएगा, जो भी बेचे जो होगा तो उस पर टैक्स बच जाता है। हमेशा ये कहते हैं इनहेरिट के लिए, हमेशा ये कहते हैं कि आप जो कैश छोड़ेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं है, या बैंक में जो पैसे हैं या कैश है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। बिल्कुल तो जहां तक हम करते हैं वो ये है कि अगर आपने पहले से उसको इंटरम वो ट्रस्ट एग्रीमेंट बना लिया है, या हम मशवरा देते हैं कि भाई आप देख लीजिए इसको उनके नाम ट्रांसफर कर दीजिए जाने से पहले, जिनको भी आपने देना है, तो आपका टैक्स बच जाएगा। सिर्फ वो जब बच्चे बेचेंगे तो वो उस वैल्यू पे बेचेंगे जो करंट वैल्यू है। ये आमतौर से हमारे साथ होता है। आगे आप देखिए जो मुनासिब समझे वो बताइए। हाँ, यही मैंने आपको बताया उन्होंने। वो जो टैक्स है वो इसी तरह से होता है, जब बच्चे बेचेंगे तो टैक्स पे करेंगे, वरना उनको टैक्स वो जो है वो डेफर हो जाता है उसमें। नहीं, देखिए मैं फिर इसको एग्जांपल के साथ बता दूं। एक प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी 30,000 की जी, और उसकी वैल्यू आज है 2 मिलियन जी, वो उनका पर्सनल रेजिडेंस है जी जी। अगर वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दें, जिनको भी जो भी इनहेरिट करेंगे, तो वो 2 मिलियन पे टैक्स नहीं लगेगा, बच्चे कोई टैक्स नहीं देंगे, वो उनका एज ए पर्सनल रेजिडेंस बिकेगा जी, पर्सनल रेजिडेंस बिकेगा, उस 2 मिलियन पे कोई टैक्स नहीं होगा। हाँ, उसके बच्चे इनहेरिट कर लेंगे, अगर उनका वो एक ही मकान है तो वो कोई टैक्स नहीं देंगे, वो उनका पर्सनल रेजिडेंस हो जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी तो फिर उसके ऊपर जो भी उस 2 मिलियन के बाद अगर 2 मिलियन 100,000 की बिकेगी तो 100,000 के ऊपर, जैसा आपने कहा कि 50% गेन होगा, उस पर टैक्स होगा। हाँ, मैंने यही कहा ना पहले कि असल में प्रिंसिपल रेजिडेंस जो बनता है, जैसे आपके बच्चे हैं उनको ट्रांसफर हो जाता है, तो उनका अगर प्रिंसिपल रेजिडेंस है तो प्रिंसिपल रेजिडेंस पे कोई टैक्स नहीं है जी, लेकिन प्रिंसिपल रेजिडेंस पे जब वो सेल करेंगे और जो भी सिचुएशन होती है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी आपने इनहेरिटेंस में आई है और ये प्रॉपर्टी पे अब आप ये बेच रहे हैं इसको, तो जो बेचने पे जो वैल्यू होगी उस वक्त जो भी टैक्स होगा वो लगेगा। लेकिन यहाँ पर 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक तो होता है CRA का टैक्स और एक होता है लैंड ट्रांसफर टैक्स। तो लैंड ट्रांसफर टैक्स भी बचता है उसको, जो इस तरह से इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होती है, और वो जो CRA का टैक्स होता है वो भी बचता है उसको। तो दोनों टैक्स बचते हैं, लेकिन जब आप बेचेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी, इस तरह से। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा जी। और किसी ने कोई सवाल करने? मेरा ख्याल है शाहिद भाई के सारे सवाल तो हो गए, मेरा ख्याल है। जी जी। शाहिद भाई की आवाज नहीं आ रही अब। मुझे आवाज नहीं आ रही, इसलिए रोज मैंने कान से लगाया हुआ है फोन। अब आ रही है। और कोई और कोई सवाल? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैंने कान से लगाया हुआ है। ओह, अच्छा 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 अच्छा। और किसी का कोई सवाल है कि हम फिर आगे बढ़े? और जफर साहब कोई और टिप देनी है आपको, लगता है देनी चाहिए? मैंने अभी जो बातें बताई हैं आपको, जैसे प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट का बताया है वो किस सूरत हाल में बनता है, इसी तरह से प्रॉपर्टीज में जो बच्चों की सिचुएशंस होती हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि अक्सर जो लड़ाई होती है ना वो ये होती है कि जो मेरे पास जो केसेस आते हैं फैमिली के, कि भाई वो तो हमने बच्चे को रखा हुआ था अपने साथ प्रॉपर्टी में, उसकी शादी हो गई, उसकी तलाक होने को जा रही है, तो अब वो उसमें से पैसे दो उस औरत को। तो वो जो पैसे मांगती है वो, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल होम है उसका, तो वो शेयरिंग के हिसाब से होता है कि भाई आपका उस लड़के का कितना शेयर है उसमें। तो बाद लोग उसको सेव करने के लिए ट्रस्ट एग्रीमेंट बना लेते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी तो मेरे पेरेंट्स ही की है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, तो उस सूरत में बच जाते हैं वो पैसे। तो इसका मेरे ख्याल में यानी लॉयर से मशवरा कर लेना चाहिए, जो भी इस सिलसिले में इकदामात है कि बेस्ट
आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो भी है वो कैसे हो सकती है, और बेस्ट इंटरेस्ट सबका कैसे इन्वॉल्व हो सकता है कि कोई भी। थोड़ा सा यहाँ इंटरफेयर करूंगा, 200% लॉयर से 200% 3 चीजों के लिए कर लेना चाहिए: पावर ऑफ अटॉर्नी, विल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज। इनके लिए हर हाल में आपके $500,000 $2,000 जो भी खर्च होंगे वो बहुत वैल्यूएबल होंगे, वो जरूर कर लेना चाहिए लॉयर से, क्योंकि उसके बगैर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बाद लोग गलती करते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये एसेट्स में ज्वेलरी और लॉकर, जो लॉकर होते हैं, बैंक्स के लॉकर होते हैं, और एसेट्स जो ये वाले ओनली प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का भी इसमें कुछ होता है। देखिए 2 तरह से है उसमें, ये भी एक एसेट होता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें जो अगर इंतकाल हो जाता है तो आप बताते हैं ना कि जी ये सब चीज़ें हैं, तो स्पाउस को चला जाता है सब कुछ। लेकिन अगर उसने विल में लिखा हुआ है कि नहीं ये ज्वेलरी मेरी बेटी को जाएगी जी, और ये चीज़ें मेरे शौहर को जाएगा और ये चीज़ें मेरे इसको जाएगा, तो वो फिर उसी तरह से विल के हिसाब से जाता है। यानी विल जरूर होनी चाहिए। जी विल होनी चाहिए। अच्छा, उस पे एक टैक्स और भी होता है, जो जब आप ये थिंग्स, और उसको कहते हैं राइट इन थिंग्स के ऊपर, उसको प्रोबेट टैक्स कहते हैं। जी वो जो आपका सवाल मोहतरमा जो भी कर रही थी, उसके ऊपर वो एक टैक्स होता है। वो आपको जो भी आप टोटल वैल्यू बना लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको वो भी एक टैक्स देना होता है, वो भी लॉयर देता है, लॉयर के थ्रू होता है वो। जी वो ये होता है कि अगर फर्ज करें आप प्रॉपर्टी है आपकी, और आप उस प्रॉपर्टी में अगर आप जो है वो आपका सर्वाइवर नहीं बचा और वो बच्चों को जानी है, या सर्वाइवर जो बचा है उसको भी जानी है, तो उसके लिए कोर्ट से रुजू किया जाता है। उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, और उसको प्रोबेट भी कहते हैं। तो प्रोबेट की कोर्ट की फ़ी होती है, और प्रोबेट जो है वो एसेट के हिसाब से होता है, लेकिन उस पर जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो माइनस हो जाती है। जैसे मॉर्गेज है तो मॉर्गेज की जो वैल्यू है उस पर टैक्स नहीं देंगे आप, कोर्ट फी नहीं देंगे, लेकिन जो आपकी वैल्यूज, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं उस पर आप जो है वो टैक्स देंगे। कोर्ट फी होती है वो बेसिकली। मेजर खलीफा साहब ने ज्वाइन किया था, जब आप कुछ टिप्स दे रहे थे तो हम उनको वेलकम नहीं कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम मेजर खलीफा साहब, हम आपको देख सक रहे हैं मगर आपकी तस्वीर फ्रीज हुई हुई है। लगता है आज कुछ नेट में मसला चल रहा है सभी की तरफ। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मैंने कान से लगाया हुआ है। सही, तो शायद भाई कोई और बात है जो आप कोई पॉइंट कोई नहीं, सवाल? माशाल्लाह से जफर भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक दो बातें थी जो मैंने टैक्स के हवाले से जफर भाई से मैंने उनको कंफर्म कर दी। और सही, बस यही है कि अपना यह हम लोग जो है ना खास तौर से यहाँ पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानर और लॉयर से जरूर मिलिए। दोनों से मिलना बहुत जरूरी है। जब आप मिलेंगे तो आपको हकीकत फिर पता चलती है। हम अक्सर इन चीजों, फाइनेंशियल प्लानर की तो वैसे भी फीस नहीं होती, वो तो कमीशन पे काम करता है, लेकिन लॉयर की जो भी फीस होती है ना, यकीन करें कि वो बहुत वैल्यूएबल होती है और उसको आपको वो एसेट समझ के उसको करना चाहिए। That's true, that's true. हैसल से बचते हैं, फजूल की और मजीद खर्चों से, नुकसान से। बिल्कुल सही। तो जफर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो फराहम की हमारे ये क्रिएटिव इनिशिएटिव्स कम्युनिटी कनाडा के ग्रुप को, फ्रेंडशिप ग्रुप को। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का ग्रुप है। सभी लोग अपनी अपनी जगह एक्सपर्ट, टैलेंटेड और बड़ी मालूमात रखते हैं, और हम सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सुनने, सीखने और समझने का मौका मिलता है। फिर उसमें आप जैसा कोई एक्सपर्ट आता है तो वो मज़ीद एक डिफरेंट किस्म की गाइडेंस देता है जिससे हम आम जिंदगी में इतने वाकिफ नहीं होते, और जो हमें होना चाहिए। उनका बहुत वैल्यूएबल टाइम का बहुत शुक्रिया, और उरूज आपका बहुत शुक्रिया ये जो आप इतने एफर्ट्स लगा के कोविड के अंदर सबको घर पे बिठा के ये जो नॉलेज दिलवा रही हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जफर भाई, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा हुआ।